नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे जीवन में न केवल व्यापक बदलाव आए हैं बल्कि निजी जीवन और हमारे रिश्तों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। ये बात कहना इसलिए जरूरी लगता है कि आज के संदर्भ में जब भी बात बुजुर्गों की होती है, उनकी दयनीय हालत की चर्चा हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता। हम सभी को ये समझना चाहिए कि बुजुर्ग हमारी धरोहर होते हैं और उनके पास तजुर्बे का एक विशाल भंडार होता है। लेकिन हम सभी के लिए तो सच ये भी है कि उम्र का धागा कब और कैसे खुलता जाता है पता ही नहीं चलता। आज का अंक हेल्दी एजिंग पर आधारित है और आज हम बुढ़ापे से संबंधित उसको थोड़ा तोड़ना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि क्या सफेद बाल हो जाना ही बुढ़ापा है या फिर ढलती आयु ही बुढ़ापा है, ताकि समय से पहले मजबूत कंधे ना झूल जाएं और बुढ़ापे में दर्द दवा ना बन पाए। वैसे भी हम जानते हैं कि समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बुजुर्गों में गैस्ट्रोसाइटिस, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर के अलावा साइकोजेरिएट्रिक प्रॉब्लम भी होने लगती है। अकेलेपन और बोरियत से डिप्रेशन भी होता है। आज के अंक में हम बताएंगे, बुजुर्गों को बताना साथी चाहेंगे कि वे स्वस्थ कैसे जिए। जी हां, महामारी के इस दौर में खुद को कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित रहें। हेल्दी एजिंग से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे हम सभी को जानना चाहिए। तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय क्या है बता देते हैं आपको। आज का विषय रहेगा ताकि मुस्कान से लबरेज रहे जीवन, वृद्धावस्था की समस्याएं और जागरूकता। जी हां, यही विषय रहेगा। आपके पास कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं देश के 2 बड़े विशेषज्ञ। आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर राजेश सागर। आप दिल्ली एम्स में मनोरोग विभाग में प्रोफेसर हैं और आपसे हम समझेंगे कि बढ़ती उम्र में मानसिक तौर पर कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे दूसरे विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमाकांत यादव। आप अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। बता दें कि आप काय चिकित्सा और इंटरनल मेडिसिन के ज्ञाता हैं। आपसे हम आज समझेंगे कि शरीर को रोग से मुक्त करने और आयु बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान क्या कहता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वस्थ के साथ में। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, हमने आपको बता दिया है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वृद्धावस्था में किस तरह की समस्याएं हो जाती हैं, किस तरह से हमें बचाव करना है, इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम शुरुआत करें अपनी चर्चा की उससे पहले आपको दिखा देते हैं एक विशेष रिपोर्ट। जान लेते हैं क्या होता है जब बढ़ती है हमारी उम्र। जीवन की रेलमपेल में उम्र का धागा कब और कैसे खुलता जाता है पता ही नहीं चलता। एक नवजात शिशु कब अपनी शैशव अवस्था छोड़कर युवावस्था में पहुंचता है पता ही नहीं चलता। और पता ही नहीं चलता कब हमारा ही चेहरा हमसे ही चुगली करने लगता है और आईना भी कुछ कुछ बताने लगता है। जी हाँ, उम्र का बढ़ना तो शाश्वत सत्य है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 40 और 50 की उम्र में ही सोचने लगते हैं कि उन्हें जो जीना था जी लिया, अब बची खुची जिंदगी किसी तरह कट ही जाएगी। बता दे कि यह अधूरा सच है। पूरा सच जानना चाहते हैं तो जरा दम भर रोकिए और झांक कर देखिए अपनी जीवन शैली को। कहीं आपके जोड़ों में दर्द, मोतियाबिंद, मधुमेह, हृदय और मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां आपकी ही गलत जीवन शैली का हिस्सा तो नहीं है। गौरतलब है कि उम्र के हर पड़ाव पर जिंदगी करवटें बदलती रहती है। हमारे रूप रंग में भी बदलाव आता रहता है और इसके साथ ही शुरू हो जाता है बुढ़ापे का दौर। लेकिन आप चाहें तो बढ़ती उम्र को एक खूबसूरत एहसास बना सकते हैं। बता दें कि 50 के बाद हमारे शरीर के हार्मोन्स बदलने लगते हैं
शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधि की धीमी पड़ते ही पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इस अवस्था में हृदय की दीवारें मोटी होने लगती है, हार्ट रेट कम हो जाता है और फिर जरा सी बात पर दुखी हो जाना, चिड़चिड़ापन और भूलने की समस्या के बढ़ जाने पर डिमेंशिया जैसी समस्या भी हो सकती है। और फिर उम्र का वो पड़ाव भी आ ही जाता है जब कपाती हाथें ढूंढ नहीं पाती समय के इशारों को, मोटे शीशे भी नहीं पहचान पाते अक्षरों को, अखबार बिना खोले पड़ा रहता है, टीवी चलती रहती है और वो सो जाते हैं। बस यही तो है वृद्धावस्था। हालांकि यह शारीरिक परिवर्तनों की वजह से होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन संभाला जरूर जा सकता है। और संभालने का बेहतर तरीका है वास्तविक आयु से कम दिखने के लिए खान पान पर ध्यान देना, बढ़ती उम्र में प्रोटीन युक्त भोजन लेना जो हमें दाल, टोंड, दूध, अंडे से प्राप्त हो सकता है। स्वस्थ रहने के लिए किसी न किसी काम के साथ निरंतर जुटे रहना, नियमित योग और व्यायाम को कभी नहीं भूलना। जी हाँ, एक बात और, यदि आपके चेहरे पर तनाव और उम्र के निशान दिखने लगे तो कृपया शर्माइए नहीं, जिंदा दिली और मस्ती के साथ जिंदगी के उजले पहलू को देखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, यानी सकारात्मक विचार रखिए। एक शोध के अनुसार जो लोग अपनी उम्र के बढ़ने को सकारात्मक रूप में लेते हैं उनकी आयु 7.5 साल बढ़ जाती है। जी हाँ, लेकिन जो कहते हैं कि उनको सताता है बुढ़ापा, उनके जीने के अंदाज बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं। और जो हंसते हुए बिताते हैं बुढ़ापा, मैं समझता हूँ कि उसी शख्स के चेहरे को सुहाता है बुढ़ापा। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने देखी एक मार्मिक और ज्ञानवर्धक रिपोर्ट उस चुनौतीपूर्ण जीवन की जिसे अपनाकर आप जी सकते हैं खूबसूरत और जिंदा दिली से जीवन। जी हाँ, अभी आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं कि वृद्धावस्था में किस तरह की समस्याएं आ जाती हैं, किस तरह से हम उनसे लड़ सकते हैं, उन चुनौतियों का सामना करके एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आप तक ये जानकारियाँ ज़रूर पहुँचाएंगे। इसी के साथ हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर राजेश का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर राजेश, जब हम बात करते हैं वृद्धावस्था की तो आमतौर पर कहते हैं लोग कि दयनीय हालत है या फिर दया के भाव से हम जो है बुजुर्गों को देखते हैं, तो इस चीज़ का असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह से पड़ता है? आप मनोरोग विशेषज्ञ हैं, आपसे जानना चाहेंगे इस सोच को तोड़ने के लिए किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, सही कहा आपने, और ये मानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक प्राकृतिक चीज़ है। उम्र का बढ़ना और उम्र के साथ साथ जो हमारे विकार होते हैं, चेंजेस आते हैं, वो भी स्वाभाविक हैं और वो नेचुरल हैं, और हमें इसको मानना बहुत ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि हमें जो इसकी जो सोच है, जो हम में जो चेंजेस आते हैं, हम उसको पहले से अपने आप को प्रिपेयर करें कि हमारे में ये चेंजेस होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी या आपके जो भी कार्य की क्षमता है, आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, तो जो भी आप उम्र के साथ उसमें बदलाव आते हैं। और जो दयनीय स्थिति है, जैसे बात कही, लेकिन ये सारी चीज़ें सोच पर निर्भर करती हैं। और अगर आपकी सोच एक पॉजिटिव है, आप एक सकारात्मक सोच है, अगर आप रखते हैं, तो उस स्थिति में आप अपने वृद्धावस्था को बहुत बेहतर कर सकते हैं। एक अच्छा एहसास आपका आ सकता है। और इसीलिए और मानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है, जैसे हमारे देश में अभी जैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, और जो जैसे मैं बताऊं कि अभी जो वृद्धावस्था जो 60 एंड अबव की जो प्रपोर्शन है करीब 6 से 7% है, मगर ये देखा गया है कि 2050 में प्रतिशत 20% हो जाएगी। अभी कह सकते हैं 10 करोड़ की इनकी संख्या है, जो कि पहले और भी कम थी। आने वाले वक्त में चूँकि हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है
और हमारे हेल्थ और में टेक्नोलॉजी में और बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो उस वजह से जो वृद्धावस्था का जो व्यक्ति है, जो मैग्नीट्यूड है, जो प्रपोर्शन है, वो बहुत बढ़ने वाला है। और इसीलिए इस पर सोच करना और कोई भी तो ऐसे में जरूरी हो बहुत जाता है ज़रूरी कि हम है कि सकारात्मक सोच यहाँ पर रखें। जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा था कि अगर हम हंसते हुए बुढ़ापे को अपना लेते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे से और स्वस्थ शरीर के साथ हमारा जो है ये सफ़र भी आगे चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे में मैं डॉक्टर यादव का यहाँ पर रुक करना चाहूँगी। आप आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आयु का बढ़ना ही हम बुढ़ापा माने या फिर और भी कुछ संभावनाएं हो जाती हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा एक ये प्रश्न है। और आयुर्वेद में संभवतः जो एक एजिंग प्रोसेस है, जो हमारे शरीर का वृद्ध होने का जो क्रम होता है, उसका इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि संभवतः इतना साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आयुर्वेद में क्या बताया है, आयु को 100 वर्ष की बता दिया है। और उन्होंने बताया कि प्रत्येक 10 वर्षों पे एक एक चीज़ करके उसका कमी होती जाती है जी। बहुत अच्छा कोटेशन है, अगर आप कहें तो मैं कोटेशन भी बता देता हूँ। वो बाल्यम वृद्धिश्च छविर मेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमो बुद्धि कर्मेंद्रियम चेतो जीवितम दस्तो हृसेत। मतलब 100 वर्ष की आयु में ये प्रत्येक 10 साल में, जैसे मान लीजिए शुरू के 10 साल में जो है बालपन खत्म हो जाता है। अब 10 साल से ऊपर का कोई भी अगर बच्चा होता है, वो ऐसी हरकतें करता है कि जैसे वो 3 साल 2 साल का है तो उसको माँ भी डांट देती है कि आप इस तरीके की जो है हरकत मत करिए। इसी तरह से जो है वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो लगभग 20 वर्ष की आयु तक ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ बंद हो जाती है। उसी तरह से जो है छवि, जिसको मतलब गुड लुक्स कहते हैं, गुड लुक्स भी अगर आप देखें तो लगभग 30 साल की आयु तक वो इंटैक्ट रहते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे कमजोरी ही होते जाते हैं। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, वो चेहरे पे झुर्रियाँ आएंगी, बाल भी सफ़ेद होंगे, तो एक जो गुड लुक्स हैं वो भी 30 तक इंटैक्ट रहते हैं। मेधा, जो बुद्धि है वो लगभग 40 की आयु तक जो है इंटैक्ट रहती है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें जो है फॉरगेटफुलनेस या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं वो सामने आनी शुरू हो जाती हैं। और त्वचा, जैसे 50 साल से ऊपर होने के बाद आदमी की त्वचा में थोड़ी बहुत झुर्रियाँ, तो ये जो इस तरह से जो है क्रम बताते बताते 10 साल के, और अंत में जो है उन्होंने कहा कि जो कर्मेंद्रियां हैं, जैसे हमारे जो आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, ये एक निश्चित समय के बाद वो जवाब दे जाते हैं। जी, तो एक ये सामान्य क्रम है, ये सामान्य क्रम है। और अगर आप इस क्रम को समझ जाएं और इस क्रम के अनुरूप अपना व्यवहार रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप वृद्धावस्था को बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो इसको बहुत बेहतर तरीके से हमारे विशेषज्ञ ने आपको समझा दिया है। इस पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। यमुनानगर से इस वक्त ब्रिजमोहन जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी डॉक्टर, नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरे को ना डॉक्टर साहब यानी 6-7 साल से पैरालाइज है जी। तो इसके लिए मेरे को यानी कि क्या एडवाइस आपकी है कि मैं लूं, यानी फिर क्या प्रोग्रेस हो जाएगी? आयुर्वेद में आप इसका इलाज जानना चाहते हैं? हाँ जी। जी डॉक्टर यादव, पैरालिसिस का इलाज आयुर्वेद में? जी बिल्कुल, ये जो आपकी समस्या है निश्चित रूप से इसके बहुत से कारण रहे होंगे। हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर वगैरह रहा हो पहले, या डायबिटीज़ रहा होगा, और ब्लड प्रेशर के कारण ही आपको क्राइसिस आई होगी। और लगभग शुगर भी थी और ब्लड प्रेशर भी है जी। तो मगर अब जो अंग्रेजी दवाई चल रही है ना जी, जो अंग्रेजी दवाई चल रही है उसके हिसाब से तकरीबन कंट्रोल टाइप ही है। जी जी। तो बिल्कुल सही है। आप अगर ब्लड प्रेशर और शुगर आपका अंग्रेजी दवा लेने से कंट्रोल चल रहा है तो आप उसको कंट्रोल रखिए, उसी तरह से कंट्रोल रखिए। और बाकी जो समस्याएं हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए आयुर्वेद में बहुत सी विधाएं ऐसी हैं, जैसे पंचकर्म चिकित्सा है या और भी चीज़ें हैं जिनका कि आप सपोर्टिव थेरेपी के रूप में जो है लाभ ले सकते हैं। और इसके लिए मैं तो यही आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसा करें कि कभी समय निकाल के हमारे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में आएँ, और यहाँ आपको प्रॉपर केयर हम लोग आपको जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम लोग आपके साथ दे पाएंगे।
जी, तो ये दिल्ली का रुख कर सकते हैं, लेकिन जब ये यहाँ आएंगे तो पूरी प्रॉपर जांच होगी यहाँ पर, और जांच के बाद ही जो संभावित इलाज है, उपचार है, वो आपको बताया जाएगा और वो किया जाएगा। निश्चित तौर पर अगर आप बढ़ना चाहते हैं इस ओर, तो निश्चित तौर पर आप अपने कदम आयुर्वेद की ओर बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सागर से मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी, जैसे कोरोना का काल चल रहा है, संक्रमण चल रहा है, बहुत समय तक, लंबे समय तक हम लोग घरों के अंदर बंद भी रहे, लेकिन अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो उन्हें तो अभी भी हिदायत है कि वो थोड़ा बाहर कम ही निकलें, लोगों के संपर्क में कम ही रहें। तो ऐसे में कई तरह की मानसिक समस्याएं भी देखने को यहाँ पर मिल रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सही कहा। बहुत पिछले 1 वर्ष जब से कोरोना का संक्रमण हुआ है और एक पैंडेमिक हुआ है, काफ़ी चर्चा हो रही है कि जो एक वल्नरेबल ग्रुप है, रिस्क ग्रुप है, वो एल्डरली पॉपुलेशन है, वृद्धावस्था के व्यक्ति हैं, और काफ़ी इसके बारे में चर्चा हुई है, बहुत खबर भी आई है, क्योंकि नॉट ओनली बिकॉज कि वो वृद्धावस्था है उनकी, बट उसके साथ साथ उनको बाकी जो बीमारियां होती हैं, कोमॉर्बिड इलनेस जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट की बीमारियां, तो ऐसे व्यक्ति पर इसका असर, जो कॉम्प्लिकेशन है कोरोना की, ज़्यादा है। और इसीलिए कुछ ये कहा गया, जैसे मानसिक परेशानियों की बात कहें तो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये काफ़ी देखा गया है। और नींद की प्रॉब्लम, क्योंकि इस नींद की समस्याएं काफ़ी देखी गई, और ऐसे में इवन स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि काफ़ी व्यक्ति जो वृद्धावस्था के व्यक्ति हैं वो अकेले रहते हैं। जैसे हमारे सर्वे जो होता है उसमें कहते हैं 7 से 8% जो लोग हैं वो अकेले रहते हैं। तो ऐसे में उनको यही कहा गया कि आप अपनी जो बाकी जो इलनेस है उसका पूरा ध्यान रखें, जैसे बार बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करते थे या डायबिटीज, वो अपना जारी रखें। और अगर इमरजेंसी दवाइयों का पूरा स्टॉक रखें, क्योंकि बीच में जैसे लॉकडाउन और वो सब हुआ था, तो इसलिए अपना पूरा स्टॉक रखें। और बहुत ज़रूरी बात है कि अपने अगर आप लोगों से मिल नहीं रहे हैं तो पूरा कनेक्टेड रहें, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से। आप हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है बट फिज़िकल है, बट आप कनेक्टेड रह सकते हैं। और अपने दिनचर्या को पूरा स्ट्रक्चर करें। कहने का मतलब है, अगर आप जो है जैसे सुबह उठकर नहाना, अपना जो कार्य करना है उसको जितना आप इन्वॉल्व करके रखेंगे तो उतना जो अकेलापन है वो नहीं होगा। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग बाहर जाते थे, लोगों से मिलते थे, तो दिन कब निकल जाता था पता नहीं चलता था। लेकिन अब क्या है, घरों में ही हैं, तो ऐसे में किस तरह की दिनचर्या उन्हें अपनानी चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे, कि ताकि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकें? बिल्कुल सही है। देखिए, हर व्यक्ति का एक तो रूटीन उनका रहता है। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठकर, क्योंकि कई बार हमसे पूछा, अगर मैं बाहर नहीं निकलता तो क्या मुझे नहाने की, मतलब तैयार होने की क्या ज़रूरत है? तो हम कहते हैं कि भाई जैसे आपका रूटीन है आप बिल्कुल उसी तरह से आप रहिए, और पौष्टिक आहार अपना लीजिए जैसे आप लेते थे। नियमित रूप से कुछ, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही कुछ व्यायाम कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, एक कनेक्टेड रह सकते हैं, और अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं। और अक्सर हमने कहा कि जैसे ये बहुत अच्छा वक्त रहा जहाँ पे छोटे बच्चे जैसे घर में अगर हैं तो मतलब अपने दादा दादी के साथ या अपने नाना नानी के साथ वो उतना वक्त उन्होंने बिताया है, शायद जो पहले संभव नहीं था, क्योंकि एक तरफ तो बच्चे भी सब बिजी थे। तो ये अच्छा दोनों की तरफ से है, बुजुर्गों को उनको साथ मिला, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला और वो खुश हुए बहुत ज़्यादा। और दूसरा जो है, बच्चों को भी मौका मिला अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का। तो ये एक तरह का सिल्वर लाइनिंग था जो इस ऐसे वक्त में जो है उन्होंने वक्त बिताया। और यही बहुत लोगों को एडवाइस भी दिया कि आप अपने परिवार में जो भी वक्त है परिवार वालों के साथ मिलकर रहें, उनके संपर्क में रहें। और अगर जो दूरी यहाँ पर कोरोना के चलते आई है, हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं, फ़ोन है हमारे पास, हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, बात रोज़ाना कर सकते हैं। ये कुछ दिनचर्या में हमें परिवर्तन लाने होंगे, सही समय पर खाना खाना है और थोड़ा थोड़ा व्यायाम भी करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं डॉक्टर सागर की जो भी अकेलापन और डिप्रेशन जैसी समस्याएं आ रही हैं उनसे हम काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। अपनों से बातचीत करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। अयोध्या से इस वक्त रघुनाथ पांडे जी फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैडम,
जी जी। हाँ मैडम, पूछें अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार मैडम। हमारा सवाल ये है मैडम, भोजन चबाते समय हमारे सर में, आंख के ऊपर दर्द होता है। सर में आंख की तरफ, आंख के आसपास दर्द होता है आपके? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर यादव? अब आप इसमें कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? जी मैडम। जी। हाँ, अगर इसके अलावा और कोई परेशानी होती है आपको? हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं हम लोगों की बात? पांडे जी बताएं, कुछ और समस्या है आपको? परेशानी सर, जब भोजन करते हैं तो दर्द होता है जी। ऊपरी भाग में, आंख के ऊपर, मस्तिष्क में। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आपको कोई जो भी एक कोई न्यूरो सर्जन हो, न्यूरो फिजिशियन हो, या कोई ईएनटी सर्जन हो, उनसे आपको जो है डिस्कस करना पड़ेगा। और या कोई डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, तो उसके लिए भी आपको बात करनी पड़ेगी। संभवतः यहाँ से इतनी दूर से बैठ के उस चीज़ जी, को तो यहाँ स्पष्ट पर हम बता यही पाना इनको मुश्किल सलाह होगा। देंगे कि जो या तो दांत के विशेषज्ञ जी, को आप जी। एक बार दिखा लें। हो सकता है किसी नस में आपको दिक्कत हो रही हो, दांत में दिक्कत हो रही हो। अगर वो आपको कहते हैं तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट, जो हमारे सर के या यहाँ पे दिमाग के जो डॉक्टर होते हैं, वो भी आपको देख सकते हैं। पर पहले आप यहाँ पर एक दांत के विशेषज्ञ को जरूर दिखा लें। जो भी समस्या सामने निकल कर आएगी उसका समाधान आपको जरूर यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ हम बढ़ लेते हैं आगे। डॉक्टर यादव, आपका ही मैं रुक करना चाहूंगी। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं वृद्धावस्था की, तो इस समय में बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जाती हैं, खासतौर पर खान पान को लेकर के। ये नहीं खाना, इससे समस्या हो सकती है। और मुख्य तौर पर हम देखें तो पाचन की समस्या होती है बुजुर्गों में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, ये उम्र बढ़ने के साथ साथ ये समस्याएं स्वाभाविक हैं। और निश्चित रूप से जो हमारे शरीर को सुटेबल हैं चीज़ें, उनको ही लेना चाहिए। और ये हम बहुत आसानी से एक पहचान भी सकते हैं कि हम जो डेली जो खाने वाली चीज़ें हैं उनको हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे किसी डॉक्टर यादव, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, कॉलर जुड़ गए हैं। पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर आपसे जानकारी हम जरूर हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश से इस वक्त राजकुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, मैं शाम के टाइम थक जाता हूँ, मेरे मांसपेशियों में दर्द होता है, एकदम थकान सी होती है। जी, शाम के समय आपको थकान जो है वो ज्यादा हो जाती है? जी, हाथ पाँव में दर्द भी होता है। जी, क्या उम्र है आपकी? 42। जी, डॉक्टर यादव, किस तरह की यहाँ पर सलाह आप देंगे कि क्या इन्हें करना चाहिए, दिनचर्या में किस तरह का कुछ बदलाव लाएं? जी बिल्कुल। आप मतलब आपका क्या काम है, व्यवसाय क्या है आपका? ये कुछ नहीं, दुकान है तो उस पर 4 घंटे स्टूल पे बैठना पड़ता है। जी जी जी। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक, चूँकि आप लगभग 42 वर्ष की उम्र है, आपने अभी तक शायद अगर कोई टेस्ट नहीं कराए हैं, तो मेरे समझ से पहले आपको एक रूटीन जो टेस्ट होते हैं वो कराने चाहिए। जैसे शुगर है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, और भी ऐसी चीज़ें हैं, इसको टेस्ट कराना चाहिए। अगर उसको टेस्ट कराने के बाद सब कुछ नॉर्मल निकलता है, तब आप कोई भी एक जो नज़दीकी चिकित्सक है, कोई आयुर्वेद का हॉस्पिटल है बढ़िया, अगर आपके यहाँ पे, या कोई फिजिशियन है आपके यहाँ, तो आप उससे जाके कंसल्ट कर सकते हैं और वो बिल्कुल उचित आपको परामर्श मिल जाएगा। परंतु इसके लिए मेरे समझ से पहले जांच थोड़ा सा कराना आवश्यक है आपको। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आप पहले एक बार रूटीन चेकअप करवा लें, अपना पूरे शरीर का आप जांच करवा लें। जो भी समस्या सामने निकल कर आएगी उसके अनुसार ही आपको इलाज यहाँ पर बताया जा सकेगा। और फिर आप अपना जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं उनका संपर्क करके उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, दवाएं ले सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। और क्या कहेंगे आप डॉक्टर यादव? आप जानकारी दे रहे थे खान पान को लेकर के। जी जी, खान पान, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब यंग एज जो होती है, आप ये समझ लें कि लगभग 15-16 साल से लेकर के जो है 35 से 40 वर्ष तक, जब बिल्कुल एक शरीर की जो ऑप्टिमम लेवल होती है वर्किंग की, तो उस समय कुछ ऐसा होता है कि आप कोई खाना भी खा लें वो आसानी से पच जाता है, क्योंकि शरीर एक्टिव बहुत रहता है।
लेकिन जब एक स्टेज आने के बाद, जैसे मान लीजिए 50+ हो जाते हैं, तो शरीर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पिछले जैसी नहीं रह जाती, और इस चीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इसको पहचान के अपना आहार विहार लेते हैं, जैसे आप कोशिश करिए कि हमेशा थोड़ा सा गर्म खाना ही खाएं। दूसरा प्रयास ये करिए कि ऐसी चीज़ें खाएं जो आसानी से पच जाएं। और आप हमारे शरीर का एक बनावट ऐसी है कि लगभग हर 6 घंटे पे उसको भूख लगती है। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें खाएं कि हर 6 घंटे पे भूख लगे। कोशिश करें कि जो भी गरिष्ठ चीज़ें हैं वो लेट नाइट अवॉइड करें। इवन जो बहुत ज़्यादा कच्ची सब्जियां या कच्चा सलाद है वो भी लेट नाइट है। अगर मान लिए रात को 8 बजे के बाद अगर आपको खाना है तो कोशिश करें कि वो कम मात्रा में लें, क्योंकि तो थोड़े थोड़े बदलाव कर लेंगे यहाँ पर तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारे जो पाचन तंत्र है वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, पाचन जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर घर वाले कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो उनकी बात हमें अच्छी तरह से ज़रूर माननी है। बिल्कुल, और ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का फिर से हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अपनी वृद्धावस्था को हम खुशहाल बनाएं और जिंदा दिल जीवन जिएं। बिल्कुल, आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे 2 विशेषज्ञ इस वक्त मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर राजेश का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर राजेश, जब भी हम बात करते हैं बुजुर्गों की तो अक्सर माना जाता है कि वो बहकी बहकी सी बातें करते हैं, बहकावा सा व्यवहार करते हैं, और एक गलत शब्द है मैं यहाँ पर उपयोग कर रही हूँ, सठियाना कहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप जो युवा पीढ़ी है उन्हें क्या सलाह देंगे कि किस तरह से वो बुजुर्गों को इसमें मदद करें? सही कहा। देखिए, ये बात सही है कि जैसे चर्चा हो रही है कि हमारा वक्त के साथ, उम्र के साथ बदलाव आते हैं, चाहे वो शारीरिक हैं, उसी प्रकार से मानसिक बदलाव भी आते हैं। जी बिल्कुल। और जहाँ तक कहा कि सठियाना जो वर्ड है बड़े कॉमनली यूज़ होता है, जिसको हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि जिसको यूज़ करते हैं डिमेंशिया से, हालांकि वो एक क्लिनिकल कंडीशन है जहाँ पे मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाती है और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जजमेंट आपका पुअर हो जाता है। तो लेकिन उसी क्योंकि बेसिकली इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जो एक व्यवहार है वो बदल जाता है, चाहे आप उसमें चिड़चिड़ाहट आ जाए या कोई चीज़ बात अगर आपको समझ में ना आती हो वो वैसा लगने लगे, या आपके डेली रूटीन में बदलाव आ जाए, तो वो ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि बहकी बातें कर रहे हैं तो ये हो सकता है, क्योंकि ये मान के चलना है कि बुजुर्ग व्यक्ति को बाकी मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, ब्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, तो इस तरह की, और जैसे उनको काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हाइपरटेंशन, जैसे हमारे पहले कॉलर थे उन्होंने पैरालिसिस की बात कही, तो कहने का मतलब है कि इतनी सारी मल्टीपल प्रॉब्लम होती हैं, तो उससे उनका अफेक्ट माइंड पे भी होता है, ब्रेन पे होता है, तो हो सकता है कि वो इस तरह की बातें करें। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि हमारा जो युवा वर्ग है उनको समझे और उनका मजाक ना बनाए,
क्योंकि ये अच्छी बात है हमारे देश में कि बुजुर्ग व्यक्ति का एक स्थान है। हम जैसे उदाहरण के तौर पे कोई भी सलाह उनसे लेते हैं, बातचीत उनसे करते हैं, उनका आशीर्वाद हम लेते हैं कोई भी काम करने से पहले, तो एक उनका एक सम्मानजनक स्थिति में होते हैं। तो ये और वो हमें उनको सम्मान देना चाहिए। और जो अगर भय की बातें, अगर उनको कुछ समस्या है तो उनका मजाक ना बनाएं। अगर उनको प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। चाहे उनके व्यवहार में बदलाव है या बाकी उनके बोलने चालने में बदलाव है या उनकी सोच में बदलाव आ गया है, तो उसको एक बीमारी समझें, उसकी प्रॉब्लम समझकर तो हमारे युवाओं का ये दायित्व हो जाता है, परिवार वालों का ये दायित्व हो जाता है कि बुजुर्गों को समझें, उनका उल्लास ना करें, उन्हें बल्कि समझना है। और को किसी तरह की समस्या हो रही है तो सही समय पर उसका इलाज भी करवाना है। बिल्कुल आपसे ये जानकारी आप आगे लेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, मैं पहले उनका सवाल शामिल कर लेना चाहूंगी। पुणे से इस वक्त दिलीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं 46 की उम्र है, मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, तो मेरे बाई और सीने में दर्द होता है कभी कभी बार, तो मैं मेरे खान पान में कैसा बदलाव करूँ? जी डॉक्टर यादव, क्या कहेंगे आप? नाइट शिफ्ट करते हैं तो किस तरह का खान पान रहे? बिल्कुल जो है आप अब चूंकि आपकी लगभग 46 वर्ष की उम्र है, नाइट शिफ्ट आप करते हैं, तो आपका जो एक जीवन शैली है, निश्चित रूप से अगर नाइट शिफ्ट ज़्यादा है तो आपका बॉडी उसी हिसाब से ढल गया होगा। तो आप उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा, चूँकि आपका जॉब है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं ला सकते। लेकिन आप चूँकि सीने में दर्द होता है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको अगर आप, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो है आप सबसे पहले आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अपना जो शुगर है, लिपिड प्रोफाइल है, ईसीजी है, ऐसे इन्वेस्टिगेशन जो है किसी भी एक अच्छे चिकित्सक से कंसल्ट करिए। और इस तरीके के सारे इन्वेस्टिगेशंस वो निश्चित रूप से वो खुद ही आपको एडवाइस कर देंगे, लिख देंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। और उनको जांच के बाद कि उसका कारण पता लगे कि सीने में दर्द क्यों होता है, और उस क्यों जब दर्द होता है उसका कारण पता लग जाएगा तो बहुत आसानी से इस चीज़ का निराकरण संभव है। तो आप सबसे पहले अपना जांच कराइए और उसके बाद ही जो है अपना कोई इलाज लीजिए। जी बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान से नवीन जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, धन्यवाद स्वागत करने के लिए। मेरा नाम नवीन है और मेरा सवाल मेरी मम्मी की मेंटल हेल्थ के बारे में है। जी पूछे। तो पिछले दिनों से मैं उनके बिहेवियर में कुछ ऐसी चीजें नोटिस कर रहा हूँ जो नॉर्मल सी नहीं लगती हैं। जैसे कि वो जब भी वॉशरूम से आती हैं तो 10-10, 15-15 मिनट तक भी कई बार अपने हाथ लगातार धोती रहती हैं। और कई किचन के सामान वो किचन में ना रख के अंदर अलमारी में रखती हैं, जैसे कि आटा हो गया और नॉर्मल बर्तन हो गए, और फिर वहां से ले लेकर उनको हर बार आती हैं, और इस वजह से वो थक भी जाती हैं, बीमार भी रहती हैं। तो मुझे इसके बारे में जानना है कि क्या ये कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है? जी डॉक्टर सागर, बिल्कुल। जैसे नवीन जी ने बताया, कितनी उम्र होगी इनकी मदर की? माता जी की उम्र क्या है? उनकी 55 साल। 55 साल है। तो देखिए, ये बताना चाहेंगे, बाकी जो श्रोता सुन भी रहे हैं और खासकर नवीन जी की मदर के लिए इससे संबंधित है कि ये एक प्रॉब्लम होती है जहाँ पे कोई भी काम आप बार बार करते हैं, जैसे हाथ धोना, क्योंकि आपको लगता है गंदगी है, मैं साफ़ नहीं हुई है, उसको आप रिपीटेडली बार बार करते रहें और एक बार करने से सेटिस्फाई ना हो तो ऐसे करें। या जैसे दरवाज़ा बंद किया या नहीं किया उसको बार बार चेक करना, आप उसको चेक करते हैं, तो ये एक समस्या होती है और इसको हम OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। और इसका पूरी तरह से इलाज संभव है और पूरा इसका ट्रीटमेंट है और पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इनको 55 साल की उम्र में हुआ है पहली बार, तो ये ज़रूर जानना होगा कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसीलिए उसका असेसमेंट होगा। अमूमन ये अर्ली एज में होता है, मतलब युवा वर्ग में आप ये कहें कि बल्कि 30-40, अगर 55 में पहली बार हो रहा है तो ये देखना होगा कि इसके पीछे क्या कारण है और भी सिम्टम्स हैं। तो हम नवीन जी को यही सलाह देंगे कि अपने किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ही चले जाएं, डॉक्टर से बात करें, तो हो सकता है वो रेफ़र कर दें अपने डॉक्टर को। तो लेकिन पूरा असेसमेंट की ज़रूरत है और
और जैसे मैंने बताया कि पूरा असेस करके पूरा इलाज उनका संभव है इस स्थिति में। जी बिल्कुल। तो नवीन जी, आपको किस तरह के कदम उठाने हैं हमारे विशेषज्ञ ने अभी आपको बता दिया है। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे, और हमारे जो कुछ दर्शक हैं हमें ईमेल भी भेजते हैं डॉक्टर साहब, और ऐसे ही कई ईमेल्स हमारे पास आए हुए हैं जिन्हें मैं कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। कानपुर से योगेश शर्मा जी ने ईमेल भेजा है और ये लिखते हैं कि मेरी उम्र जो है 57 साल है। रात में सोते सोते कभी कभी छाती में दर्द होता है, बीपी है लेकिन टेल्माकाइंड एच लेता हूं मैं। क्या आयुर्वेद में इसकी कोई दवा है? क्या कहेंगे डॉक्टर यादव? आयुर्वेद का इलाज जानना चाहते हैं, बीपी की समस्या है। देखिए, ये जो आप दवा ले रहे हैं, रात को सोते सोते अगर सीने में आपके कोई दर्द होता है तो एक ये नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। आपको इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। और जो टेल्मा एच आप ले रहे हैं वो एक बहुत अच्छी दवा है, और वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सामान्यतः एक बहुत पॉपुलर है, चलती है। कम साइड इफ़ेक्ट भी उसमें देखने में आते हैं। और इसमें अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल चल रहा है तो उसमें कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो आप रात को सोते सोते जो सीने में दर्द वाली आप बात बता रहे हैं, सबसे पहले इसकी जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अक्सर या तो आपकी जो दवा ले रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है और उसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर रात के समय कुछ बढ़ने लग जाता है, या ये मौसम जो है ठंड का आ गया है तो ठंड के मौसम में सामान्य रूप से ही ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, और रात को ये ठंड और बढ़ने से थोड़ा सा समस्या आपकी और बढ़ रही है जी। तो इसको हमारी समझ से पहले आप इसको एक बार प्रॉपर जांच करा के और फिर से जो है जो आप डोज ले रहे हैं उसको रेगुलेट करिए। और आयुर्वेद में भी बहुत से साधन ऐसे हैं, बिल्कुल अगर कोई अचानक कोई इमरजेंसी वाली स्थिति है तो शायद उसमें उतने कारगर नहीं रहेंगे उपाय, लेकिन लंबे समय तक आपको सपोर्टिव थेरेपी उसमें दी जा सकती है। उसके लिए आपको कानपुर शहर में भी बहुत से ऐसे आयुर्वेदिक चिकित्सक मिल जाएंगे, अच्छे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वहाँ अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ उनसे एक बार परामर्श लेके और जो आयुर्वेद की जो सपोर्टिव थेरेपी है उसको आप सामान्य में साथ में ले सकते हैं। तो लेकिन पहले अपने जो सीने का दर्द होता है इसकी जानकारी उसकी जांच यहाँ पर करवाना बहुत जरूरी है पहले। बिल्कुल, इस आइए बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। अजीत जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल ये है कि जो हम लोगों को बुढ़ापे में जो समस्या होती है बाल झड़ने की, वो बाल झड़ने की समस्या हम लोगों को 15 की एज में क्यों होने लगती है? जी बिल्कुल। और इसका मैं चाहूंगा कि इसका कोई अच्छा सा शैम्पू कौन सा हो सकता है बालों के लिए? जी बिल्कुल, जो समस्याएं पहले हमें वृद्धावस्था में होती थी अब वो युवा वर्ग को भी होने लग गई हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? डॉक्टर यादव, आप कहना चाहेंगे कुछ? जी, अब देखिए इसका जो सबसे बड़ा मुझे तो ये कारण लगता है कि सबसे पहला तो कारण है जीन्स, जो हमारा जो जेनेटिक अगर स्ट्रक्चर है, अगर घर में इस तरीके के बाल कम होने की जो समस्या अगर घर में मौजूद है तो फिर एज उसमें बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होती है, वो किसी भी एज में शुरू हो सकता है जी। दूसरा जो है सबसे बड़ा कारण है वो है स्ट्रेस का। स्ट्रेस अगर मान लीजिए आज यंग जनरेशन भी जो हमारी है वो अभी स्ट्रेस से बहुत परेशान है, तो एक ये फैक्टर बहुत हो सकता है जी। तीसरा जो है जो सबसे सामान्य कारण है कि जो फंगल इन्फेक्शन होना या डैंड्रफ होना। तो अगर आप ये सिंपल चीज़ें हैं, कोई मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन है, डैंड्रफ, तो आप किसी भी एक चिकित्सक को आप दिखाएंगे, उसका एक रूटीन का ट्रीटमेंट है और वो आपकी समस्या बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के लिए आपको किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा, किसी चाहे आप एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक को दिखाइए, चाहे किसी एक नियर पीएचसी में कोई एलोपैथिक चिकित्सक है उनको दिखाइए, लेकिन आप दिखा के उनको मिल के अपनी समस्या सॉल्व जरूर कर लें। क्योंकि ये आपका 15 वर्ष की उम्र जो है ये ऐसी उम्र है जिसमें इंसान बहुत कुछ जानने की इच्छा रखता है, तो उसकी वजह से वो बहुत सा स्ट्रेस का शिकार होता है और इसमें संभवतः स्ट्रेस ही आपके साथ सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो आप एक बार जरा सा अपने किसी भी संपर्क करके और अच्छा शैम्पू वो आपको लोकल बता देंगे। शैम्पू कोई किसी चीज़ का इलाज नहीं होता है जी। दवाएं होती हैं जो उसमें इलाज के लिए कारगर होती हैं। शैम्पू तो एक केमिकल बेस है जो कि खाली एक साबुन की तरह से वो भी आपके साफ करता है, परंतु जो उसमें दवाएं मिलाई जाती हैं वो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है और वो सिलेक्शन उनका तभी हो पाएगा जब आप किसी एक चिकित्सक को
परामर्श लेंगे या दिखाएंगे। जी बिल्कुल। आइए इसके साथ बढ़ लेते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी जी नमस्कार रामनिवास जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम जी, हमारी माता जी है जो 80 साल की हो गई है जी। और उसकी बाजू नहीं उठती ऊपर, बाजू हमने डॉक्टर दिखाई थी, डॉक्टर कह रहे हैं इसकी हड्डी ठीक है। जी, जो हाथ है वो उठता नहीं है। हाँ, हाथ उठता नहीं है, बस वैसे सर्दी की वजह से बहुत कम उठते हैं। जी, सर्दी की वजह से, अकड़न की वजह से हाथ नहीं उठ पाता है, हिल पाता है। डॉक्टर यादव, ऐसे में क्या संभावनाएं हो सकती हैं? जी, एक साइड का या दोनों साइड का? थोड़ा सा एक साइड का डॉक्टर साहब। एक साइड का। और मदर आपकी डायबिटिक तो नहीं है? शुगर तो नहीं है उनको? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है जी। जी, तो फिर उनको अगर आप हरियाणा में कहीं, अगर हमारे दिल्ली के आसपास रहते हैं, कुरुक्षेत्र से हैं, तो आप कभी भी जो है आप अपनी मदर को जो भी अपना इन्वेस्टिगेशन आपने कराया है उनको ले करके एक बार हमारे संस्थान में विजिट करिए, और हम लोग उसको असेसमेंट करने के बाद आपको प्रॉपर आयुर्वेदिक मैनेजमेंट बताएंगे और उससे डेफिनेटली रिस्पांस मिलेगा। तो अगर कोई सपोज अगर डायबिटिक नहीं है, वो कोई और फ्रैक्चर नहीं है, कोई और परेशानी नहीं है, तो निश्चित लाभ मिलेगा उसमें। जी बिल्कुल। तो आप रुक कर सकते हैं दिल्ली का संस्थान, आ सकते हैं आयुर्वेद के, और यहाँ पर दिखा करके अपनी माता जी का इलाज अच्छी तरह से ज़रूर करवा सकते हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम स्वस्थ किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कैसे खुशहाल बनाएं अपनी वृद्धावस्था को। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, क्योंकि समय काफी कम रह गया है। आप अपने सवाल हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं और डॉक्टर सागर, आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे अभी एक कॉलर ने भी कहा था कि जो समस्याएं वृद्धावस्था में होती थी अब वो युवा वर्ग को भी होने लग गई हैं। ऐसे में कई बार देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जो है 60 वर्ष का है लेकिन वो जवान दिखता है, लेकिन 40 वर्ष का भी जो व्यक्ति है वो बुजुर्ग लगने लगता है। क्या इसका संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य से है? बहुत संबंध है इसका, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और हम हमेशा ये कहते हैं और यहाँ भी कहना चाहेंगे कि जैसे हम अपनी शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से हमें अपनी मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। उसको इग्नोर नहीं करना नहीं चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको चोट लगती है तो आप उस पर पट्टी लगाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, टेटनस लगवाते हैं। उसी प्रकार अगर आपको लगता है कि मेरी इमोशनल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, मैं परेशान हूँ, तो उसी प्रकार से उसका भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम शारीरिक अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं। ये बात सही है कि जो अगर आप 40 की उम्र में भी आप वृद्धावस्था जैसे लगते हैं, तो इसका जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट जो है ना आपके मन से होता है। देखिए, और ये बात, और इसलिए मन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और जैसे अगर मन आपका सही है तो आप माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकते हैं, नहीं है तो आप छोटी सी जगह भी नहीं जा सकते हैं। तो मन का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, बहुत बड़ी। और कैसे, इसीलिए जो पॉजिटिव सोच है, अपने मन को कैसे अच्छा रखें, कैसे स्वस्थ रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और जहाँ तक ये बात है, ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि आज के जो दौर में स्ट्रेस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जी बिल्कुल। स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें, डॉक्टर राजेश आपसे जानेंगे। कॉलर जुड़ गए हैं, पहले मैं उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेती हूँ। हरियाणा से दीपांशु जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली मेरे फादर ना काफी टेंशन में रहते हैं। उनकी एज 55 ईयर्स है और उनके जॉब चली गई है अभी रिसेंटली कोविड की वजह से। जी। तो मैम वो, मतलब मेरी अच्छी खासी जॉब है और मैं अच्छे कमा लेता हूँ, बट स्टिल उनकी टेंशन कम नहीं हो रही मैम।
जी, यही हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस लेवल को हम कैसे कम कर सकते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर सागर जवाब दें? नहीं, जैसे दीपांशु की बात ही करें, जैसे उनके फादर की जॉब कोविड की वजह चली गई, बट हालांकि वो खुद काम करते हैं, लेकिन यही है कि उनकी अपनी सोच है कि मेरी जॉब चली गई। अब वो स्ट्रेस में उनके लक्षण क्या हैं वो थोड़ा और विस्तार से हम जानना चाहेंगे। क्या उनको एंजाइटी हो रही है, या घबराहट है, बेचैनी है, नींद नहीं आ रही है, या उदासी उनको लग रही है, रोने का मन कर रहा है। हो गया है डॉक्टर राजेश। हाँ, कोई बात नहीं है, मतलब अगर कोई बात नहीं है तो ये सारे स्ट्रेस से रिलेटेड ये सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से लक्षण हो सकते हैं। और उसमें ये सब लक्षण है जैसे घबराहट, बेचैनी, उदासी या नींद नहीं आना, ये सब एक साथ हो सकते हैं सारे लक्षण। तो अगर वो लक्षण है तो उनसे बातचीत करना ज़रूरी है। और जहाँ तक जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, देखिए स्ट्रेस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हम खुद कर सकते हैं कि वो है अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना, अपने सोच को बदलना। और लाइफस्टाइल चेंज करने का मतलब ये है कि जैसे आपका उसमें फिजिकल एक्टिविटी हो, योगा का बहुत बड़ा महत्व है इसके अंदर, मेडिटेशन, और आपका अच्छा खान पान जो है डॉक्टर यादव भी बताया है उन्होंने, आयुर्वेद में इतना इम्पोर्टेंस है। इवन हम भी एलोपैथ में भी कहते हैं कि आपका न्यूट्रिएंट फूड और मतलब एक बैलेंस डाइट होना कितना ज़रूरी है। तो ये फिज़िकल एक्टिविटी और ये सब चीज़ें जो हैं, एक्सरसाइज, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे हम ये भी कहते हैं युवा वर्ग को, इवन वृद्धावस्था व्यक्ति को भी, कि अपने एक हॉबीज़ को इंटैक्ट रखें, अपनी जो और स्पोर्ट्स को। और जैसे कभी कभी हमारे क्लिनिक में आते हैं वृद्ध व्यक्ति आते हैं कि हम कहते हैं कि भाई आप लोगों से मिलिए, अपनी हॉबीज़ को आप अपना उजागर कीजिए। वो कहते नहीं, हमने तो बहुत साल पहले ये किया था, आप मैंने कहा क्यों नहीं, आप अभी भी कर सकते हैं। तो देखिए हॉबीज़ को करने कोई उम्र नहीं होती है, आप अभी भी इस उम्र में भी आपको अगर आपको म्यूज़िक सुनने का शौक है वो करिए, म्यूज़िक सीखने का शौक है वो भी कई व्यक्ति हैं जिन्होंने सीखा है उम्र में, अपने 60 साल की उम्र में भी उनको अच्छा लगता है तो वो म्यूज़िक बजाना या जो है उनको अच्छा लगता है, या उनको गाना अच्छा लगता है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, देखिए स्ट्रेस की जहाँ तक बात की है, ये एक तरह का मीनू होता है। एक डॉक्टर, एक साइकियाट्रिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति जो है वो आपको है ना बहुत सारी चीज़ें बताएगा, लेकिन आपको अपने आप मालूम है कि मुझे स्ट्रेस से कैसे मैं बाहर आया था। पहले मैं एक परेशान स्थिति में था तो मैं उससे बाहर कैसे आया था। या तो कुछ व्यक्तियों को किताब पढ़ने से अच्छा लगता है, कुछ को म्यूज़िक सुनने से अच्छा लगता है, कई के व्यक्तियों को बात करने से अच्छा लगता है, कई व्यक्तियों को घूमने से अच्छा लगता है। तो वो आप खुद जानते हैं। तो आपको लगता है स्ट्रेस अगर है तो आपको क्या करना है उस स्थिति में, तो जरूर वो करें। स्ट्रेस रिलीज कैसे करना है ये तो हम खुद ही से पहचान सकते हैं, जैसे अभी आपने कहा। लेकिन एक पहचान आपसे मैं और जानना चाहूंगी कि कैसे पहचाने। एंजाइटी और डिप्रेशन में लोग हमेशा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कहेंगे, क्या अंतर है इसमें? देखिए स्ट्रेस का मतलब ये है, अगर हम आसान शब्दों में समझाएं, बताएं कि स्ट्रेस का मतलब है कि इट इज़ व्हाट द डिमांड्स आर मोर देन व्हाट योर रिसोर्सेज आर। आपको मतलब जो आपकी जो डिमांड है, चाहे वो किसी भी चीज़ जो आपकी अपनी रिसोर्स है उससे ज़्यादा है, तो आपको स्ट्रेस होने लगता है। हम जैसे कहते हैं कि जैसे रबड़ को आप खींचते जाएंगे तो टूट जाएगी, तो वो स्ट्रेस पे जितना देंगे उसको तो वो एक पॉइंट आएगा, टूट जाएगी। तो वही स्ट्रेस है। और जो एंजाइटी का मतलब ये है और डिप्रेशन में जो फ़र्क ये होता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ये हो सकते हैं, बट ये स्ट्रेस ज़रूरी भी नहीं है। एंजाइटी का मतलब है कि उसमें आपको लगे घबराहट है, बेचैनी है, आपको लगे कि जीवन जो है एक प्रकार की बेचैनी, आपकी सोच जो है बहुत ही ऐसी इरेशनल हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा, एक छोटा जैसे राई का पहाड़ लगने लगता है। तो वो क्योंकि सोच का, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये और जैसे बार बार दिल धड़कना, पसीना आना, बार बार बाथरूम जाना, तो ये सारे लक्षण जो है, मसल टेंस हो जाना, जैसे आपको लगेगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है या मेरे हाथों में दर्द हो गया। कभी कभी एग्जाम में बच्चे जब लिखते हैं तो बहुत स्ट्रेसफुली करते हैं तो हाथ उनका दर्द करने लगता है। तो कहने का मतलब है ये सारे शारीरिक सिम्टम भी हो सकते हैं और सोच के सिम्टम भी होते हैं एंजाइटी से रिलेटेड। डिप्रेशन का मतलब ये है 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको मन उदास रहे, या काम में मन ना लगे, या आपको अपने आप को हानि पहुंचाने की आपने कोशिश की हो, या कंसंट्रेशन ना हो, या नींद की कमी हो, 2 हफ्ते से ज़्यादा उदासी है,
तो आप कह सकते हैं डिप्रेशन है। डिप्रेशन लेकिन के इम्पॉर्टेंट शिकार बात हैं। यह है जी। कि इसका इलाज पूरा संभव है, क्योंकि जी। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत सीरियस हो सकता है। लेकिन इसका पूरी तरह से इलाज है, अपने किसी भी डॉक्टर से आप इसका इलाज करा सकते हैं। बहुत अच्छा जी, इसका बिल्कुल। ट्रीटमेंट है और पूरी तरह से व्यक्ति जो है ठीक हो जी जाता है। बिल्कुल। तो जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होना चाहिए, और अगर हम मानसिक तौर पर मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, तो हम बिल्कुल भी किसी भी तरह से किसी भी चुनौती का सामना बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अगर किसी तरह की मानसिक समस्या आ रही है तो आपको सतर्क हो जाना है, उसका इलाज करवाना है, सही समय पर उसे टालना नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर यादव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि हम सभी जानते हैं कि बुढ़ापा तो आना ही है, कुछ भी कर ले वृद्धावस्था में हमें जाना ही है, तो ऐसे में इसके लिए पहले से किस तरह से तैयारी करें? जी, ये बहुत आवश्यक ये कहा है। एक हमारे जो आयुर्वेद की विधा है उसमें एक चिकित्सा होती है जिसको हम लोग रसायन चिकित्सा कहते हैं या रिजुवेनेशन थेरेपी कहते हैं, और संभवतः ये आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस रसायन चिकित्सा की है। और उसमें ये कहा है कि पूर्वम वयसी मध्य व मनुष्य से रसायनम, ऐसे मतलब अगर आपको मतलब पूर्व वय मतलब अगर बचपना है आपका 16 साल से वो पहले की उम्र है तो भी आपको रसायन सेवन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 70 साल से ज़्यादा के हो गए तो भी रसायन औषधियाँ काम नहीं करेंगी। तो ये आपकी यंग एज है। इस यंग एज के दौरान जो है जैसे लोग खाते हैं ना, जैसे बहुत सा कि आपने जो अब कहते हैं एक एग्जांपल ले लिए कि च्यवनप्राश ले लिया या सुगंधा ले लिया, शतावरी ले लिया, कोई ऐसी जो औषधियाँ हैं वो अपनी यंग एज के समय ही शुरू कर दें। जब आपकी एज 30, 40, 50 तो हम अपने बुढ़ापे का एक बहुत अच्छा स्वागत कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और किस तरह से तैयारी करें जानेंगे आपसे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, मैं पहले उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेती हूँ। उत्तर प्रदेश से संतोष जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि मेरा वजन बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, मेरी उम्र 45 वर्ष है। वजन काफी बढ़ रहा है आपका? हाँ, वजन बढ़ रहा है मेरा, और लंबाई भी कम है और वेट ज्यादा हो जा रहा है। लंबाई भी कम है और वजन काफी बढ़ रहा है, ऐसे में तो आपको अपने खान पान और दिनचर्या को थोड़ा सा बदलना यहाँ पर जरूर होगा। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर यादव, किस तरह की इनको सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं जो अभी बात कह रहा था संभवतः ये लगभग उसी से जुड़ा हुआ ही है। और पहले तो मैं इनकी जो शंका है उसका समाधान करता हूँ कि जो आपकी एज है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो संभवतः हो सकता है कम होंगी या बैठने का जॉब ज़्यादा होगा। अपनी डाइट लाइफस्टाइल को अपना संभालिए और दूसरे आप शरीर की जांच कराइए। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है या कोई और भी समस्या है उसकी वजह से भी वजन अचानक बढ़ने लग जाता है। तो आप शरीर की जांच करवाइए और लाइफस्टाइल करेक्शन करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज है मतलब व्यायाम करिए, योग करिए और अपनी दिनचर्या को बिल्कुल सही करिए। निश्चित रूप से आपका वेट कम होगा और आप अपने हाइट के अनुसार जो एक स्टैंडर्ड होता है वजन का उस वजन को आप मेंटेन करिए। जी बिल्कुल, आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से तैयारियां यहाँ पर करनी चाहिए हमें। जी बिल्कुल, वो अभी मैं जैसे बता रहा था कि ये जो रसायन सेवन है, जो रिजुवेनेशन के लिए जो भी हमको चीज़ें लेनी है, और आयुर्वेद में ये बताया हुआ है कि हर, जैसे अभी मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि 10-10 वर्षों में हर चीज़ घटती जाती है जी। तो और उन 10 वर्षों में उनको कैसे मेंटेन करना है उसके लिए आयुर्वेद में औषधियाँ भी बताई हुई हैं। तो उन औषधियों को किसी भी चिकित्सक के एक परामर्श लीजिए और जब जैसे मान लिया आपको खाना है, अच्छा खाना खाना है। अच्छा खाना ये नहीं होता कि आप बहुत पूड़ी पराठा पनीर घी ये वो खाएं, ये बहुत कोई अच्छा खाना नहीं है। अच्छा खाना वो है जो आसानी से पच जाए और उसमें सारे तत्व मौजूद हों जो कि पोषक तत्व हों हमारे शरीर में, और जल्दी आप खाएं जल्दी पच जाएगा खाना, वो अच्छा खाना कहलाता है। आप अगर इसको अभी से मतलब अपनी यंग एज में जितना आपने अच्छा खाया है तो जैसे ही निश्चित रूप से जैसे हमारे माताएं और बहनें हैं उनको अगर आपने देखा है कि वो हाउसवाइफ हैं जैसे, तो वो सारा खाना वो जो है अपने हस्बैंड और बच्चों को खिला देती हैं, खुद नहीं खाती हैं। खुद नहीं खाती हैं। हैं। उससे होता क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऐसी समस्याएं वो बहुत समय से पहले आने लग जाती हैं। फिर उनको आर्थराइटिस है और भी बहुत सी समस्याएं वो भी आ जाती। तो कोशिश ये करें कि न्यूट्रिशियस डाइट लें और अपने इस दौरान ही लें, जो आपकी जो 16-17 साल से लेकर के
50-60 साल की जो एज की है, इस दौरान ही अच्छे खान पान का प्रयोग करें, तभी तो हमारा जो वृद्धावस्था है वो अच्छे से यहाँ जी, पर हम जी सकते हैं और उससे इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, आप दोनों का धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें चाहे मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विशेषज्ञों ने जो भी सलाह आप तक पहुंचाई है उससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। आपको बता दें, हमारे पास कई मेल्स भी आई हैं, जैसे पिछले सप्ताह भी हमारे कई दर्शक हैं जिन्होंने हमें मेल भेजी हैं। मध्य प्रदेश से कल्पना करण ने पूछा है कि उन्होंने 2020 में ECG करवाई थी, हार्ट में ब्लॉकेज है। साथ ही सुरेश कुमार जी ने भी हमसे पूछा है कि सीधी तरफ छाती में चलते वक्त दर्द सा होता है तो क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हम बहुत जल्द ही विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को रखेंगे, उनका समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप हमें लगातार लिखते रहें, इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है DD किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। बारी आती है हमारी ईमेल ID की। हमारी ईमेल ID है swasthkisan@gmail.com। तो बस दोस्तों, इनके जरिए आप अपने सवाल, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, DD किसान देखते रहिए। नमस्कार।